उत्सर्जन तंत्र के अपने इस नेक्स्ट पार्ट में ये जानेंगे कि किस तरह से मनुष्य के वृक्क या गुर्दे के द्वारा मूत्र का निर्माण किया जाता है। पिछले वीडियो में जैसा हम लोगों ने जाना था कि मनुष्य का जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो वृक्क या गुर्दा है, और जिसमें पूरे सिस्टम में अपने रीनल ऑर्गन के अंतर्गत 5 अंग हैं या 5 भाग कह सकते हैं, जिसमें एक जोड़ी वृक्क या किडनी थी और एक जोड़ी यूरेटर्स यानी मूत्रवाहिनी थी, एक मूत्रमार्ग और साथ ही यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के माध्यम से जो मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ मूत्र है उसे शरीर से बाहर किया जाता है। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि वृक्क किस प्रकार मूत्र का निर्माण करता है, और इसी संदर्भ में वृक्क को शरीर का छन्नी या फिल्टर कहा जाता है। तो मूत्र के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे उत्सर्जन की कार्यकी यानी फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन के नाम से जाना जाता है। यानी मनुष्य के शरीर में जो मूत्र का निर्माण है वो उत्सर्जन की कार्यकी के अंतर्गत होता है, और उत्सर्जन की ये जो क्रिया है 2 चरणों में संपन्न होती है। एक प्रोसेस होता है रासायनिक भाग यानी केमिकल प्रोसेस होती है, और दूसरी कौन सी, यांत्रिक भाग यानी मैकेनिकल प्रोसेस। यानी मूत्र का निर्माण होता है रासायनिक रूप से, यांत्रिक प्रकार से, दोनों से। तो उत्तर महत्वपूर्ण क्या है, उपरोक्त दोनों प्रकार से मनुष्य के शरीर में मूत्र का निर्माण होता है। और रासायनिक भाग के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण पद होते हैं, अमीनोहरण यानी डीएमिनेशन और आर्निथिन चक्र, यानी इस चक्र को क्रेब्स हैंसलेट चक्र के नाम से भी जाना जाता है। अमीनोहरण जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस पद के अंतर्गत या इस स्टेप में शरीर में अमोनिया का निर्माण किया जाता है, और अमोनिया का निर्माण शरीर में कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि अमीनोहरण क्या है। तो अमीनोहरण के अंतर्गत यदि हम लोग देखते हैं तो महत्वपूर्ण शब्द है कि सभी जंतुओं में यकृत की कोशिकाओं में, यानी कहाँ पर, यकृत की कोशिकाओं में अमीनोहरण की क्या करना होती है, यकृत की कोशिकाओं में डीएमिनेशन संपन्न होता है। ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अमीनोहरण या डीएमिनेशन की प्रोसेस संपन्न होती है तो यकृत की कोशिकाओं में। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत मनुष्य के शरीर में जो आवश्यकता से अधिक प्रोटीन होती है, यानी आवश्यकता से अधिक प्रोटीन, आवश्यकता से अधिक प्रोटीन के अमीनो समूह को, आवश्यकता से अधिक प्रोटीन के अमीनो समूह को किसमें, अमोनिया में परिवर्तित किया जाता है। यानी अमीनो समूह को आवश्यकता से अधिक जो होता है उसे अमोनिया में परिवर्तित किया जाता है, और यह क्रिया यकृत कोशिकाओं में संपन्न होती है। इस प्रोसेस को डीएमिनेशन के नाम से जाना जाता है। यही एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि मनुष्य के शरीर में लगभग संपूर्ण अमोनिया का निर्माण ग्लूटामिक अमीनो अम्ल, कौन सा अमीनो अम्ल, ग्लूटामिक अमीनो अम्ल के द्वारा होता है। यानी मनुष्य की यकृत कोशिकाओं में अमोनिया का निर्माण किस अमीनो अम्ल के माध्यम से होता है, तो ग्लूटामिक अम्ल के माध्यम से होता है। और यकृत कोशिकाओं में ग्लूटामिक अम्ल से ही अमोनिया के निर्माण की प्रक्रिया को अमोनीहरण या डीएमिनेशन कहा जाता है। इसके पश्चात जो इसका दूसरा पद है, यानी अमोनीहरण के पश्चात जो दूसरा पद है उसे आर्निथिन चक्र या क्रेब्स हैंसलेट चक्र के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षाओं में सीधे सीधे प्रश्न रहता है कि क्रेब्स हैंसलेट चक्र, क्रेब्स हैंसलेट चक्र संबंधित है रुधिर से, त्वचा से, पसीने से या मूत्र से। तो क्रेब्स हैंसलेट चक्र मुख्यतः संबंधित है मूत्र के निर्माण से, और उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द किससे, यूरिया के निर्माण से। यानी शरीर में अमोनिया से यूरिया का निर्माण किस चक्र के द्वारा होता है, तो क्रेब्स हैंसलेट चक्र के द्वारा होता है। और यह क्रिया शरीर में कहाँ संपन्न होती है, तो यकृत में संपन्न होती है। यानी मनुष्य के शरीर में अमोनिया का निर्माण तो भी यकृत, और यूरिया का निर्माण तो भी उत्तर क्या होगा, यकृत होगा। यानी अमोनिया और यूरिया का निर्माण दोनों यकृत में होता है। इसी कारण यकृत को मनुष्य के शरीर के उत्सर्गी अंगों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। और अमोनिया से जो यूरिया का निर्माण होता है एक सरल सी प्रोसेस रहती है, जिसके अंतर्गत अमोनिया के 2 अणु कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करते हैं, यानी अमोनिया के 2 अणु कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करते हैं और यूरिया का निर्माण करते हैं, NH2CO NH2। यूरिया बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है शरीर के लिए, हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ जो अमोनिया के द्वारा बनाया जाता है या अमोनिया की CO2 से क्रिया होने के पश्चात बनता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आर्निथिन चक्र या क्रेब्स हैंसलेट चक्र के नाम से जाना जाता है। तो उत्सर्जन की कार्यकी में मूत्र के निर्माण के अंतर्गत प्रथम अमोनिया का निर्माण होता है, जो अमोनिफिकेशन या डीएमिनेशन या अमोनीहरण कहलाता है, और इसके पश्चात इस अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित किया जाता है, जिसे क्रेब्स हैंसलेट चक्र के नाम से जाना जाता है। यानी क्रेब्स हैंसलेट चक्र शरीर में यूरिया के निर्माण के लिए उत्तरदायी चक्र है। और यूरिया बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है, परीक्षाओं में से संदर्भित प्रश्न रहता है। प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड तो भी यूरिया को ही माना जाता है, और यूरिया एक नाइट्रोजीनस कंपाउंड है, तो यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है लगभग 46% मानी जाती है। और इस यूरिया जो शरीर का हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ है और कंपाउंड है, किससे निर्मित हुआ है, अमोनिया से निर्मित हुआ है। इसके पश्चात जो अगला पद होता है यांत्रिक भाग के अंतर्गत, यानी मूत्र के निर्माण के जो
सर्जन की फिजियोलॉजी के अंतर्गत जो यांत्रिक भाग है उसके अपने 3 पद होते हैं, जैसा हम लोगों ने पहले जाना था। अति सूक्ष्म निस्पंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अति सूक्ष्म निस्पंदन की प्रोसेस होती है। इसके पश्चात पुनरावशोषण होता है यानी रीअब्जॉर्प्शन होता है, पुनरावशोषण। और इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण शब्द है, थर्ड स्टेप होता है स्राव यानी कौन, सिक्रीशन, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और उसके पश्चात स्राव यानी सिक्रीशन की प्रोसेस होती है, जिसके अंतर्गत मूत्र का शरीर से छनना पूरी प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द प्रथम है अति सूक्ष्म निस्पंदन। अति सूक्ष्म निस्पंदन की जो क्रिया होती है वो वृक्क नलिका के ग्लोमेरुलस में संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है, ग्लोमेरुलस में संपन्न होती है। और जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके थे कि ग्लोमेरुलस में अविवाहित धमनिका, नाम क्या दिया गया था, अविवाहित धमनिका, एफेरेंट आर्टियोल, तथा अपवाहित धमनिका यानी कौन, एफेरेंट आर्टियोल आकर के खुलती है। और अपवाहित धमनिका आकर के खुलती है और अविवाहित धमनिका का व्यास यानी अविवाहित धमनिका का व्यास अपवाहित धमनिका के व्यास से अधिक होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा ग्लोमेरुलस में रुधिर का छन्ना धीरे धीरे प्रारंभ होता है रक्तदाब में परिवर्तन के कारण। और अतिसूक्ष्म निस्पंदन के अंतर्गत लगभग 180 लीटर रुधिर का प्रतिदिन क्या होता है, निस्पंदन होता है। यानी अतिसूक्ष्म निस्पंदन के अंतर्गत अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितना रुधिर फिल्टर्ड होता है, तो 180 लीटर के आसपास होता है। परंतु इस 180 लीटर रुधिर के छन्ने पर मूत्र की जो मात्रा होती है वो लगभग 1 से 1.5 लीटर या लगभग 1 से 2 लीटर के आसपास होती है। अर्थात इस पूरे रुधिर को जो अगला स्टेप होता है जिसे हम लोग कहते हैं पुनरावशोषण, रीअब्जॉर्प्शन के द्वारा इससे जल का अवशोषण किया जाता है। तो अतिसूक्ष्म निस्पंदन के लिए जो 2 महत्वपूर्ण शब्द यह क्रिया कहाँ होती है, तो भूमि संपूर्ण और वृक्क नलिका के ग्लोमेरुलस में संपन्न होती है। और साथ ही कौन सी 2 धमनिकाएं होती हैं, तो अविवाहित धमनिका और अपवाहित धमनिका। जहाँ अविवाहित धमनिका के द्वारा ग्लोमेरुलस में रुधिर लाया जाता है, वहीं अपवाहित धमनिका के द्वारा ग्लोमेरुलस से रुधिर ले जाया जाता है। अब पुनरावशोषण के अंतर्गत, पुनरावशोषण का अर्थ होता है कि रुधिर में अवशोषित रुधिर में जल की जो मात्रा है उसका पुनः अवशोषण किया जाए। लगभग 99% जल का क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। और यह प्रक्रिया 3 स्थानों पर संपन्न होती है। यह प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, 3 स्थानों पर संपन्न होती है, जो कि वृक्क नलिका का जो कुंडलित भाग होता है जिसे हम लोग स्रावी भाग कहते हैं, इसके 3 भाग हैं, यानी समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है हेनले लूप। कल ये चर्चा हो चुकी थी, जो मनुष्य के वृक्क नलिका का जो भूमि संपुट का पीछे का हिस्सा है उसका बीच का यू आकार का जो कर्णनुमा भाग होता है उसे हेनले लूप कहा जाता है। और तीसरा महत्वपूर्ण शब्द है दूरस्थ कुंडलित नलिका, यानी समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका। पुनरावशोषण के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण कि समीपस्थ कुंडलित नलिका में लगभग 70 से 80%, कितना, लगभग 70 से 80% रीअब्जॉर्प्शन होता है, जबकि हेनले लूप में रीअब्जॉर्प्शन सबसे कम होता है। यानी सबसे कम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, हेनले लूप में होता है। और दूरस्थ कुंडलित नलिका में लगभग 19 से 20% तक रीअब्जॉर्प्शन होता है। दूरस्थ कुंडलित नलिका में अब्जॉर्प्शन कितना है, 19 से 20% तक होता है। यही महत्वपूर्ण शब्द है कि हेनले लूप में मूत्र का सांद्रण होता है। यानी अपने आप में परीक्षा प्रश्न की वृक्क नलिका के किस भाग में मूत्र का सांद्रण होता है, तो मूत्र का सांद्रण यानी यूरिन का जो कंसंट्रेशन मेंटेन होता है वहाँ पर होता है, हेनले लूप में होता है। और साथ ही समीपस्थ कुंडलित नलिका में पुनरावशोषण सर्वाधिक होता है और दूरस्थ कुंडलित नलिका में जो 19 से 20% पुनरावशोषण होता है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन जिसे हम लोग ADH के नाम से जानते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का विशेष प्रभाव रहता है। यानी ADH हार्मोन यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन वृक्क नलिका के किस भाग में प्रभावी होता है, तो दूरस्थ कुंडलित नलिका में प्रभावी होता है, दूरस्थ कुंडलित नलिका में प्रभावी है। मूत्र के संदर्भ में ADH पर चर्चा होना अनिवार्य है। यहाँ महत्वपूर्ण शब्द ये कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसे बेसोप्रेसिन के नाम से भी जाना जाता है। यानी ADH को क्या कहा जाता है, बेसोप्रेसिन, यानी बेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी हो जाती है। यानी परीक्षा का प्रश्न है कि किसी व्यक्ति के शरीर में अगर ADH या बेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसके मूत्र में
जल का अवशोषण, पुनरावशोषण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी मूत्र में जब जल का पुनरावशोषण कम हो जाएगा, जल का पुनरावशोषण कम, यानी जल का जब पुनरावशोषण कम होगा तो सामान्य सी बात है कि मूत्र कैसे हो जाएगा, पतला हो जाएगा, मूत्र पतला, वेसोप्रेसिन की कमी पर, यानी एडीएच या वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी होने पर जल का पुनरावशोषण कम हो जाता है, जिससे मूत्र क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, अर्थात मूत्र की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। यानी मूत्र में जब पानी की अधिकता हो जाएगी तो मूत्र की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी लक्षण को मधुमेह या डायबिटीज के नाम से जाना जाता है। यानी मधुमेह या डायबिटीज के लिए मनुष्य के जो एडीएच हार्मोन या वेसोप्रेसिन हार्मोन का संतुलन होना भी अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार से दूरस्थ कुंडल नलिका में वेसोप्रेसिन हार्मोन मूत्र की तनुता के लिए भी उत्तरदायी रहता है और मूत्र में जो जल का अवशोषण है वो वेसोप्रेसिन हार्मोन के द्वारा दूरस्थ कुंडल नलिका में नियंत्रित किया जाता है। इसके पश्चात एक और महत्वपूर्ण शब्द है कि जो मूत्र में सोडियम आयन, यानी रुधिर में सोडियम आयन की कमी होने पर, यानी रुधिर में सोडियम की कमी होने पर भी रक्तदाब क्या हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। और इस स्थिति में, यानी सोडियम की कमी होने पर भी रक्तदाब असंतुलित होता है, तो इस स्थिति में मनुष्य के वृक्क के द्वारा, यानी क्या कहेगा, वृक्क के द्वारा रेनिन एंजाइम, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द, रेनिन एंजाइम, दूध में भी रेनिन एंजाइम पाया जाता है और इसी प्रकार किडनी से भी रेनिन एंजाइम का स्राव होता है जो मनुष्य की अधिवृक्क ग्रंथि है, यानी कहाँ पर, मनुष्य की अधिवृक्क ग्रंथि को एड्रीनेलिन हार्मोन्स के स्राव के लिए क्या करती है, प्रेरित करता है। यानी रेनिन एंजाइम जो किडनी से स्रावित होता है और एड्रीनेलिन हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है, जिससे पुनः सोडियम और जल का अवशोषण क्या हो जाता है, समन्वय हो जाता है। यानी सोडियम और जल का जो एब्जॉर्प्शन का जो कोऑर्डिनेशन है उसके लिए किडनी के द्वारा रेनिन एंजाइम का स्राव किया जाता है और जो अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रीनेलिन हार्मोन के स्राव को प्रेरित करके सोडियम एवं जल के पुनरावशोषण को पुनः क्या करती है, समन्वित करती है। तो इस प्रकार मनुष्य की जो वृक्क नलिका के पश्च भाग में जो मुख्य रूप से हेनले लूप दूरस्थ कुंडलिक नलिका है, इनमें एडीएच वेसोप्रेसिन हार्मोन और साथ ही रेनिन एंजाइम और इसके साथ ही एड्रीनेलिन हार्मोन के द्वारा जल का पुनरावशोषण और सोडियम आयन का पुनरावशोषण नियंत्रित किया जाता है। इसके पश्चात जो यांत्रिक प्रोसेस के अंतर्गत जो अंतिम पद होता है वो क्या होता है, श्रावण। श्रावण मीन्स क्या, सिक्रीशन। श्रावण के अंतर्गत कुछ पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन और साथ ही अमोनिया, पोटेशियम, हाइड्रोजन, अमोनिया और यूरिक अम्ल का क्या किया जाता है, यूरिक अम्ल का निस्पंदन किया जाता है, यानी फिल्ट्रेशन किया जाता है, निस्पंदन किया जाता है। तो इस प्रकार अति सूक्ष्म निस्पंदन, पुनः अवशोषण और श्रावण की क्रिया संपन्न होती है। तो रासायनिक भाग जो यकृत में संपन्न होता है और इसके पश्चात जो यांत्रिक भाग है जहाँ पर ग्लोमेरुलस यानी वोमेन कैप्सूल, वोमेन संपुट और उसके पश्चात हेनले लूप, समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका से पूरी तरीके से फिल्ट्रेशन और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। और इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण एक बिंदु आता है मूत्र, यानी मूत्र यानी यूरिन को जो डिफाइन किया गया है वो किस संदर्भ में, कि रुधिर से छनकर आए हुए, यानी रुधिर से छनकर आए हुए उत्सर्गी पदार्थ, नाइट्रोजनस उत्सर्गी पदार्थ, इनमें यूरिया भी प्रमुख है, उत्सर्गी पदार्थ और जल के मिश्रण को, यानी रुधिर से छनकर आए हुए उत्सर्गी पदार्थ और जल के मिश्रण को मूत्र कहा जाता है। यानी मूत्र एक्चुअल में क्या है, किडनी के द्वारा रुधिर को छानने के पश्चात बड़ी मात्रा में जल और साथ ही उसमें उपस्थित यूरिया, यूरिक अम्ल, अन्य नाइट्रोजनस जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं उनके मिश्रण को ही मूत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। यही संक्षेप में मूत्र को देखना भी आवश्यक है कि मूत्र का क्या कंपोजिशन है और मूत्र की गंध, साथ ही मूत्र का रंग। तो यदि मूत्र का हम लोग कंपोजिशन देखते हैं यूरिन का, तो लगभग 95% जल है, यानी मूत्र में 95% क्या जल है। चूँकि मनुष्य का मुख्य उत्सर्गी पदार्थ उत्सर्जन के संदर्भ में यूरिया माना गया है, तो मूत्र में यूरिया की मात्रा लगभग 2.6 होती है। मूत्र में यूरिया कितनी है, 2.6% है। इसके पश्चात मूत्र में जो अन्य लवण माने गए हैं वो लगभग 2% हैं और यूरिक अम्ल कितना माना गया है, यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड 0.3% है। तो मूत्र में हम लोगों को यूरिया के पश्चात अनिवार्य रूप से ध्यान रखना है क्योंकि मनुष्य यूरोटैलिक है और 2.6% हमारे मूत्र में कौन है, यूरिया है। और यही मूत्र की अगर हम लोग गंध की बात करते हैं तो मूत्र की जो गंध है वो अमोनिया के कारण होती है। मूत्र की गंध किसके कारण, अमोनिया। यद्यपि मनुष्य के मूत्र से अमोनिया का उत्सर्जन नहीं होता है, परंतु रुके हुए मूत्र में जो यूरिया उपस्थित है
उसका यानी रुके हुए मूत्र में जो यूरिया है का जीवाणुओं के द्वारा, ये विशेषण यूरिया का जीवाणुओं के द्वारा विघटन कर दिया जाता है, जीवाणुओं के द्वारा विघटन, और इससे क्या होती है, अमोनिया बनती है। तो मूत्र में दुर्गंध का कारण कौन है, अमोनिया है। और मूत्र में दुर्गंध के लिए उत्तरदायी अमोनिया का निर्माण किससे होता है, तो जीवाणुओं के द्वारा यूरिया के विघटन से होता है। और यही मूत्र का जो पीला रंग है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है। तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण है, और मूत्र की जो गंध है वो अमोनिया के कारण होती है। और यहीं मूत्र में पीएच के संदर्भ में यदि मूत्र के हम लोग पीएच देखते हैं तो मूत्र की जो औसत पीएच है लगभग 6 मानी गई। कितनी मानी गई, लगभग 6, यानी मूत्र की पीएच लगभग 6 मानी गई है। और जो 4.5 से 8.2 के बीच औसत रहती है, यानी ताज़ा मूत्र अम्लीय माना जाता है, और ठहरा हुआ या कुछ समय रुका हुआ मूत्र कैसा माना जाता है, क्षारीय माना जाता है। परंतु मूलतः मूत्र की प्रकृति कैसी मानी गई है, अम्लीय मानी गई है। और मूत्र में प्रतिदिन जो यूरिया की मात्रा होती है लगभग 25 से 30 ग्राम होती है। तो मूत्र का एक अपना कंपोजिशन, मूत्र का आधार जल है, और मुख्य उत्सर्जी पदार्थ जो यूरिया है लगभग 2.6% है। साथ ही मूत्र में प्रतिदिन अगर यूरिया का हम लोग मात्रा देखते हैं तो स्वस्थ और वयस्क व्यक्ति के शरीर में लगभग 25 से 30 ग्राम यूरिया का निष्कर्षण होता है। और इसके साथ ही जो मनुष्य में प्रतिदिन मूत्र की मात्रा है लगभग 1 से 2 लीटर यानी 1.5 लगभग एवरेज औसत मानी गई है। और मूत्र को छानने का कार्य किडनी के द्वारा किया गया, इसलिए किडनी को शरीर का फिल्टर कहा गया है। यहीं एक और विशेष शब्द है डायलिसिस। डायलिसिस शब्द भी यानी रक्त अपोहन किडनी से संबंधित है। रक्त अपोहन किससे संबंधित माना जाता है, किडनी से। रक्त अपोहन जिसे हम लोग डायलिसिस के संदर्भ में देखते हैं। मनुष्य के वृक्क या गुर्दे के सुचारू रूप से कार्य न करने पर रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि जो वृक्क या गुर्दा है वो मनुष्य के शरीर की छन्नी है, और इस छन्नी के द्वारा रुधिर से यूरिया का निष्पंदन किया जाता है, और किडनी के सुचारू रूप से कार्य न करने पर यूरिया की मात्रा रुधिर में बढ़ जाती है, और यूरिया की मात्रा का रुधिर में बढ़ना यूरेमिया कहलाता है। क्या कहलाता है, यूरेमिया कहलाता है। और इस यूरेमिया रोग के उपचार के लिए ही डायलिसिस की जाती है। और जो डायलिसिस प्रोसेस होती है उसके अंतर्गत हाथ या पैर के निचले हिस्से की जो धमनी होती है वहाँ से रुधिर लिया जाता है, और शिराओं के द्वारा रुधिर वापस किया जाता है। एक महत्वपूर्ण शब्द, डायलिसिस के अंतर्गत रुधिर शरीर में कहाँ से उठाया जाता है, तो धमनी से, और वापस पहुँचाया किससे जाता है, तो शिराओं से पहुँचाया जाता है। और जो डायलिसिस प्रोसेस होती है इसके अंतर्गत जो एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है उसमें हेपेरिन भी प्रवाहित किया जाता है, ताकि शरीर से रुधिर के बाहर निकलने के समय रुधिर का जमने से रोका जा सके या रुधिर को जमने से बचाया जा सके। तो संक्षेप में डायलिसिस प्रोसेस अपनाई जाती है जब रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है या यूरेमिया के लक्षण उत्पन्न होते हैं। यहीं एक और शब्द, वृक्क में कभी कभी स्टोन की समस्या आती है, इसे हम लोग पथरी कह सकते हैं। तो जो वृक्क की पथरी यानी जो स्टोन है, इसके निर्माण की प्रोसेस को रीनल कैल्कुलाई कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है, रीनल कैल्कुलाई, यानी वृक्क में यदि पथरी स्टोन का निर्माण हुआ है तो इस प्रोसेस को रीनल कैल्कुलाई कहा जाता है। और इसका निर्माण मुख्यतः यदि देखा जाता है तो कैल्शियम ऑक्सलेट, यानी मुख्यतः किससे, कैल्शियम ऑक्सलेट CaC2O4 होता है, और साथ ही कैल्शियम फास्फेट के द्वारा होता है, CaC2O4 का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फास्फेट, इसके द्वारा वृक्क में पथरी का निर्माण होता है। इससे रुधिर के छानन में क्या आती है, समस्या आती है। तो वृक्क को मूत्र के निर्माण के संदर्भ में शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग माना गया है, और मूत्र को ही शरीर का महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ माना गया है। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने जाना कि मूत्र की संरचना और मूत्र का अपना कंपोजिशन, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, शरीर में अमोनिया कहाँ निस्तारित की जाती है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित यकृत में किया जाता है, क्रेब्स हैंसलेट चक्र, आर्निथिन चक्र, और साथ ही डीएमिनेशन की प्रोसेस, यकृत कोशिकाओं का महत्व और यकृत के उत्सर्जन के संदर्भ में जो कार्यकी है, इन सबको हम लोग उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। थैंक यू।